हेलो हेलो, अब ठीक है ना। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी की। और कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसके लास्ट में आपको मैंने कुछ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के बारे में बताया था। कि अगर 2% एक साथ बढ़ रहे हैं तो उनका इफेक्टिव इंक्रीज क्या होगा और इफेक्टिव डिक्रीज क्या होगा। चलिए उसको आज थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। वो कल लास्ट की 5 मिनट बची थी तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। चलिए बढ़ते हैं बच्चे आगे और अपना जो है टॉपिक डालते हैं, प्रभावी दर। क्या डालते हैं? प्रभावी दर। प्रभावी दर है ना, इंग्लिश में क्या नाम है इसका? सक्सेसिव रेट। सक्सेसिव रेट, ठीक है भाई। तो प्रभावी दर यानी कि सक्सेसिव रेट। अब प्रभावी दर बढ़ भी सकती है और प्रभावी दर घट भी सकती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रभावी दर होती क्या है ना भाई। जैसे अगर एक बार ही परसेंटेज बढ़ा कि कोई संख्या 20% बढ़ी तो उसमें प्रभावी दर नहीं होता है। लेकिन अगर हमारी संख्या 2 बार बढ़ी या 2 बार घटी परसेंटेज में ही, जैसे मान लो पहली बार 10% बढ़ी फिर 10% बढ़ गई, या 10% घटी फिर 10% घट गई, या एक बार बढ़ी और एक बार घट गई परसेंटेज में, तो उसका दोनों परसेंटेज का मिलाकर एक सिंगल परसेंटेज बताना होता है। उसको बोलते हैं प्रभावी दर। ये कल के लास्ट के 5 मिनट में आपको मैंने बताया था। उसको प्रॉपर नाम होता है, संख्या जो है वो पहले तो 10% उसमें वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, और फिर दूसरी बार भी 10% की वृद्धि होती है। पहली बार 10% वृद्धि और दूसरी बार 10% वृद्धि। आपको बताना है प्रभावी दर। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो आपको बताना है बच्चे इफेक्टिव रेट। सक्सेसिव रेट नहीं, इसको नाम रखना इफेक्टिव रेट बोलते हैं इसको, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, ठीक है। आपको बताना है इफेक्टिव रेट। अब इफेक्टिव रेट क्या होता है बच्चे, मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको आपको रेशियो मेथड से कराऊंगा, फिर मैं आपको ना इसका एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा। वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको रेशियो मेथड भी पता होना चाहिए। क्योंकि जो ये हमारा रेट है ना, जो परसेंटेज है, ये अगर 10 20 30 ऐसी होगी तो फिर आप फॉर्मूला बड़े आराम से लगा सकते हो। लेकिन अगर ये हमारी परसेंटेज कुछ इस तरीके से हुई कि 16 सही 2/3%, 12.5%, है ना, 8 सही 1/3%, तो वहां पर फॉर्मूला रखना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो रेशियो मेथड पे फोकस ज्यादा रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो 10% का फ्रैक्शन बच्चे भिन्न आप जानते हैं 1/10 होता है। पहली बार उसने कहा 10% की वृद्धि, तो 10 से कितना हो जाएगा भाई? वृद्धि कह रहा है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 10 से 11। दूसरी बार कह रहा है फिर 10% की वृद्धि है, यानी कि दूसरी बार भी जो हमारा रेशियो है कितना हो जाएगा? 10 से 11। भाई दोनों बार उसने वृद्धि बोला है ना, दोनों बार वृद्धि बोला है, तो दोनों बार 10 से 11, 10 से 11। फिर आप नीचे लाइन खींच दो और इधर गुणा करोगे तो 10 धाम 100, और इधर गुणा करोगे तो 11 11 121। अब हमें बताना है प्रभावी दर यानी कि इफेक्टिव रेट, दोनों परसेंटेज का मिलाकर एक। तो भैया यहां आप कहेंगे कि संख्या हमारी 100 से 121 हो गई है, तो कितने की वृद्धि हुई है? आप कहेंगे कि सर जो इंक्रीज हुआ है ना वो 21 की इंक्रीज हुई है। और अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो आप कहेंगे 21 बटे, और जो ओरिजिनल संख्या है उसको नीचे रखना होता है और गुणा 100। ये तो कल हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था। आप कहेंगे सर ये 21% आ गई। और जो 21% है प्यारे भाई, इसी को ही बोलते हैं क्या? प्रभावी दर। इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव रेट। अब मैं आपको ना एक फॉर्मूला भी बता देता हूं, है ना, एक फॉर्मूला भी बता देता हूं, लेकिन ये आपको रेशियो मेथड बोलते हैं इसको। ये रेशियो मेथड भी आपको आना चाहिए,
क्योंकि परसेंटेज अगर बदलेगा, कुछ फ्रैक्शन, कुछ भिन्न वाला परसेंटेज आएगा, तो वहां फॉर्मूला थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। चलिए, कुछ एक फॉर्मूला है, जरा देखते हैं क्या है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या है बच्चे, कि मान लो अगर आपके पास कोई A% की वृद्धि होती है और B% की वृद्धि होती है, किसी भी वैल्यू में अगर A% की वृद्धि हुई और B% की वृद्धि हुई, तो उस दोनों वृद्धि को मिलाकर जो प्रभावी दर होगी ना, जो इफेक्टिव रेट होगा, इंग्लिश वाले बच्चे, जो इफेक्टिव रेट होगा, जो प्रभावी दर होगी बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100। क्या होगा फॉर्मूला, A प्लस बी गुणा A प्लस बी प्लस A गुणा B बटा 100। ये आप याद रख लो। अगर 2%, अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर परसेंटेज 3 हुई तो ये फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा, 4% हुई तब भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला केवल 2% के लिए ही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आपको ये रेशियो मेथड आना चाहिए, चाहे 2% हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी परसेंटेज हो, ये रेशियो मेथड हर किसी में लगेगा, लेकिन फॉर्मूला तो बदलता रहेगा, है ना। अब इस पे लगा के देखो, 10% वृद्धि और 10% वृद्धि पर जरा फॉर्मूला लगाना, तो आप कहेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 और बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया भाई, 10 और 10 20 प्लस 1 गुणा 1 1, यानी कि आप कहेंगे सर प्रभावी दर जो है वो 21% आ गई, और हमने यहां भी 21% निकाली थी। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इसमें एक चीज और है, सर क्या हर बार ही वृद्धि होगी, हर बार ही इंक्रीज होगा? कमी भी तो हो सकती है ना भाई, डिक्रीज भी तो हो सकता है, कमी भी तो हो सकती है। तो उस केस के लिए आपको एक यूनिवर्सल चीज याद रखनी है कि जहां भी वृद्धि होगी, जहां भी वृद्धि यानी कि इंक्रीज होगा, वहां आपको साइन रखना है प्लस का, प्लस का साइन। मान लो ये A% की वृद्धि, B% की वृद्धि, तो A और B दोनों को आपने प्लस में रखना है, तो A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100। अगर दोनों जगह वृद्धि है तो, अगर दोनों जगह वृद्धि है तो, अगर कमी कहीं दिख जाए कि भैया इतने % की कमी, या फिर इंग्लिश में अगर मैं कहूं डिक्रीज, अगर कमी कहीं दिख जाए तो उस साइन को रखना है माइनस में, और कहीं वृद्धि दिख जाए तो उस साइन को रखना है बच्चा प्लस में, कमी को माइनस में और वृद्धि को प्लस में। ठीक है, जैसे एक चीज मैं और देता हूं को एग्जांपल आपको, मान लो किसी भी संख्या में पहले तो 10% की वृद्धि होती है, पहले तो 10% की वृद्धि होती है और बच्चे फिर 10% की कमी हो जाती है। तो आपको बताना है प्रभावी दर, इंग्लिश वाले बच्चे इफेक्टिव रेट, आपको क्या बताना है, प्रभावी दर, दोनों की मिलाकर क्या होगी। अगर 3% आएंगे तो आपको ना फिर वो अपने रेशियो मेथड से ही चलना है, फॉर्मूला उसका होता है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा जब हम वो पढ़ रहे होंगे, क्या नाम है, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर मैं मान लो मैंने आपको 3 का फॉर्मूला बता दिया, तो आपके अंदर तसल्ली थोड़ी रहने वाली है। आप अगर सर अगर 4 हो जाए तो, मैंने चलो लोट पीट के 4 का भी फॉर्मूला बता दिया आपके अंदर, तो फिर और सर 5 हो गया तो आप रुकने वाले हो ही नहीं। तो बढ़िया है 2 का ही फॉर्मूला पढ़ो, बाकी को आप रेशियो मेथड से करो, चाहे 3 हो 4 हो कुछ भी हो। ठीक है भाई, तो यहां 10% की वृद्धि और 10% की कमी, मैंने कहा प्रभावी दर बताओ। अब आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो और रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं, इस एग्जाम्पल को बताकर फिर मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेकर चलूंगा। करते हैं पहले किससे, रेशियो मेथड से। बच्चे रेशियो मेथड के लिए आपको इनका फ्रैक्शन भिन्न पता होना चाहिए। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, होता है कि नहीं, यस। अब उसने कहा पहली बार तो 10% की वृद्धि हुई है। बच्चे जब भी वृद्धि होती है तो हमारा जो रेशियो है वो 10 में 1 बढ़ के कितना हो जाता है, 11, होता है कि नहीं।
लेकिन अब जो दूसरी बार यहां हुआ है वो 10% की कमी है। तो बच्चे 10% की कमी का मतलब है कि हमारा जो रेशियो है वो 1 माइनस होगा। तो 10 में से 1 कम होकर कितना होगा? 1 हो जा सॉरी 9 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 10 धाम 100, इधर गुणा करेंगे 11 नाम 99। तो भैया हमारी संख्या 100 से 99 हुई है। कमी आई है या बढ़ी है? सर 100 से 99 हुई है तो कमी आई है ना? कितने की कमी? 1 की कमी हुई है सर। और परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो 1 बटा और नीचे हमेशा ओरिजिनल को रखते हैं और गुणा 100। तो आप कहेंगे कि सर 1% की कमी। क्या कहेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे सर 1% की कमी। लेकिन अगर आपको ये हमें फॉर्मूला से करके दिखाना पड़े तो फॉर्मूला से बच्चे आप क्या और कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि 2% अगर दी हुई है तो हमारा इफेक्टिव रेट यानी कि प्रभावी दर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। ये तो आप यूनिवर्सल याद रखना, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। लेकिन जो हमारा वृद्धि है वो प्लस में रखना है, जो कमी है उसको माइनस में। तो एक को तो प्लस में रख दो, प्लस का 10, और कमी वाले को माइनस में रख दो तो माइनस का 10 प्लस, इसको प्लस में रखेंगे 10 गुणा और इसको माइनस में रखेंगे माइनस का 10 और बटा 100। क्या किया मैंने? एक 10 को तो प्लस में रखा, वृद्धि वाला था, और दूसरे 10 को माइनस में रखा क्योंकि कमी वाला था। यहां भी एक 10 प्लस में और एक 10 को माइनस में ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर 10 में से 10 गया, ये तो 0 आ गया, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि ये आ जाएगा ओवरऑल -1। भाई प्लस और माइनस मिलके माइनस बनाते हैं, और माइनस का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है? 1% की कमी। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब है 1% की कमी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलो इतनी कहानी आपको क्लियर है। अब आप तैयार हैं अपने जो हमारा टाइप 7 चल रहा था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है बच्चे। जल्दी से मुझे आंसर बताओ। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। भाई एक बार तो 30% की वृद्धि कर दी और दूसरी बार 30% की कमी कर दी, है ना? वो कह रहा है वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, यानी कि फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। नेट परसेंटेज चेंज का मतलब ही होता है प्रभावी दर, यानी कि इफेक्टिव रेट आपसे कह रहा है। तो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो विश्वास करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं है तो फिर शायद मैं कितना ही खड़ा होकर चिल्ला लूं, आपका पेन ही नहीं उठेगा, है ना? भाई 30% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है बच्चे वो 30/100 होता है, और 30/100 यानी कि 3/10। कह रहा है पहले तो 30% की वृद्धि हुई है तो 10 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13। फिर 30% की कमी हुई है तो 10 में से इस बार 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। दोनों को गुणा करेंगे 10 धाम 100 और गुणा करेंगे 13 सत्ते 91। तो 100 से 91 हुआ है, कितने की कमी आई है? सर 9 की कमी। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो 9/100 और गुणा 100। आप कहेंगे सर ये आ गया 9% की कमी, सॉरी 9% की वृद्धि, कमी, सॉरी, क्योंकि 100 से 91 हुआ है ना। आप देखो 100 से 91 हुआ है तो कमी, और परसेंटेज में कमी निकालनी है तो 9% की कमी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भाई वैल्यू घटी है ना, 100 से कितना हुआ है? 91, तो कम हुआ है। अब अगर हमें फॉर्मूला लगाना हो तो एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है, तो वृद्धि को तो प्लस में रखना है और कमी को माइनस में रखना है। तो हमारा जवाब होगा 30 प्लस में रख दिया, दूसरा माइनस में रख दिया, प्लस
30 गुणा दूसरे वाला माइनस में रखना है क्योंकि कमी वाला है, और बटा 100। ये तो 30 माइनस 30 जीरो हो गया, 100 से 2 जीरो कट गया, 3 तिया 9, और प्लस और माइनस मिलके माइनस बना देते हैं। माइनस का 9%, और माइनस का मतलब होता है कमी, यानी कि 9% की कमी। दोनों तरफ से आपका जवाब 9% की कमी आएगा। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको रेशियो मेथड ज्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है भाई, माइनस का 9% का माइनस का मतलब होता है कमी, इसका मतलब 9% की कमी। चलो एक और सवाल, कई सारे सवाल हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कई सारे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये भी एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन था, पिछले वाला भी देखो, ये भी एसएससी जीडी 2023 का है। इसका मतलब है इस तरह के सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। ओके, वो कह रहा है वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई, तो बताओ प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट कह रहा है लगभग, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, लगभग अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव चेंज इन द प्राइस, लगभग पूछ रहा है। तो लगभग में तो भैया आंसर लगभग ही होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, तो लगभग निकालना है। अब देखो बच्चे, 8% का जो हमारा फ्रैक्शन जो भिन्न होता है मेरे भाई, वो होता है 8/100। भाई परसेंटेज को हटाया बटा 100, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, और 4 से जाएगा 25 बार, तो 8% को हमने कह दिया 2/25, 2/25। दूसरा है कि 12%, अब 12% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, ये होता है 12/100, 4 से जाएगा 4 तिया 12, और 4 से जाएगा 25 बार, ये 3/25 आ गया। अब सवाल को एक बार पढ़ो, उसने बोला कि 8% की कमी हुई है। कमी होने का मतलब है कि हमारा जो रेशियो है वो 25 में से 2 माइनस होगा, कमी है ना, तो कितना हो जाएगा 23। अब कह रहा है 12% की वृद्धि, यानी कि हमारा रेशियो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 25 से बढ़ के, भैया 25 से बढ़ के 3 बढ़ा दो सर, 28 हो जाएगा। इनको गुणा कर दो भैया, ये आ जाएगा 25 गुणा 25, 625। ये कितना आएगा 28 तिया 84, हासिल के 8, 28 दूनी 56, 56 और 8 64, 644। अब आप देखो कि किसी संख्या की जो वैल्यू है, किसी संख्या की वैल्यू 625 से 644 हो जाती है, सर ये तो वृद्धि हुई है, पढ़ी है ना भाई, कितनी वृद्धि हुई है जरा घटाना, 15 और 4 19, 19 की वृद्धि हुई है, 19 की वृद्धि, और परसेंटेज में बताना है तो आएगा 19/625 और गुणा 100, 25 से जाएगा 25 चौके 100, और 25 से जाएगा 25, 25 से हम 625, 19 की 4 में गुणा करेंगे, 19 चौके 76/25%। और हमें तो लगभग बताना है, अप्रोक्सीमेट बताना है, तो 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 तिया 75, यानी कि मेरा जो आंसर लगभग आएगा ना, जो मेरा आंसर लगभग आएगा बच्चे वो 3% आएगा। भाई 76/25 है, 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, लेकिन ये 76 है, एक ही तो नंबर ऊपर है, तो मेरा आंसर 3% लगभग आएगा, तो आंसर आ गया ये 3.5 नहीं होगा बच्चे ना, 3.5 लगभग होगा ही नहीं, क्योंकि 25 तिया 75 जाने के बाद एक बची संख्या, एक बचेगी हासिल का, तो 1/25 क्या आपको 0.5 देता है, कभी नहीं देगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा हमारा जवाब। मेरा आंसर आएगा 3.0 कुछ करके आएगा, 3.0 करके आएगा, उसको मैंने लगभग में 3% बोला है, 3.5 नहीं होगा। आप तो लगभग में तुक्का बिढ़ा रहे हो, आंसर थोड़ी निकाल रहे हो, तुक्का बिढ़ा रहे हो आप तो, तुक्का नहीं बिढ़ाना, लगभग में आंसर बताना है। आप 76/25 अपने कैलकुलेटर में करके देख लो, नहीं तो वो 3.0 कुछ करके आएगा, और उसका अप्रोक्सीमेट 3% ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं इसको अगले पेज में कॉपी करके आपको बता देता हूं कि आप चाहो तो इसे फॉर्मूले से कैसे उड़ा सकते हो, जरा देख लेते हैं कि भाई 8% की कमी है, हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, यही है ना, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, है ना। अब अगर मैं a की जगह 8% की कमी माइनस का 8 रखता हूं, फिर 12% की वृद्धि तो प्लस का 12, और a को तो मैंने माइनस का 8 माना है और इसको मैंने 12 माना है, और बटा 100, 12 में से 8 गए, 4 आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 माइनस का, और बटा 100 बच्चे ये आएगा 4, और प्लस और माइनस मिलके माइनस बना देंगे, भाई ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके माइनस बना देंगे, ये आ जाएगा 96 बटे 100, और ये होता है 4 माइनस 96 बटे 100 यानी कि 0.96, 0.96। अब ये आ जाएगा 3.04, भाई 0.96 4 में से घटाओगे तो 3.04 आ जाएगा, और इसको मैं लगभग कह सकता हूं 3%। कितना कह सकता हूं, लगभग 3%। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए जल्दी से। रेशियो मेथड सीखो, वो जरूरी है, क्योंकि अभी तो वो परसेंटेज में पूछ रहा है, जब वो संख्या देगा ना आपको कि 2 बार वृद्धि के बाद किसी मशीन की जो वैल्यू है वो इतनी है, तो पुरानी वैल्यू बताओ, या 2 बार वृद्धि के बाद गांव की जनसंख्या इतनी हो गई तो पुरानी जनसंख्या बताओ, वहां पर आपको रेशियो मेथड बड़ा काम आने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं रेशियो मेथड पे फोकस ज्यादा करो। एक कर्मचारी के वेतन में पहले तो 15% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हो गई, करे उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब आपके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आसान हो गया होगा। पहली बार जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमको सर के ऊपर से दौड़ती है वो चीज, दूसरी बार सेम चीज पढ़ा थोड़ा सा नीचे आ जाती है, तीसरी बार पढ़ा दिमाग के पास, चौथी बार दिमाग के अंदर, है ना। तो यही चीज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं टेंशन लो ही मत, बस 15 दिन जोड़े रहो, आपका पढ़ने का तरीका, आपका समझने का तरीका अपने आप चेंज हो जाएगा। 15% का फ्रैक्शन, 15% का भिन्न कितना होता है बच्चे, होता है 15 बटे 100, भाई परसेंटेज को हटाया बटा 100, 5 तिया 15 और 5 से जाएगा 5 दूनी 10 और लास्ट में 0, 3 बटा 20। और 25% का फ्रैक्शन तो टेबल में मैंने आपको सिखाया है, ये 1/4 होता है, टेबल याद है ना। चलो सीरियसली बताना, सीरियसली देखो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आप झूठ बोलोगे तो भी मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, सच बोलोगे तो भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईमानदारी से बताना कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस परसेंटेज को लिख कर और टेबल के सामने चिपका दिया है और उसको रिवाइज करके याद कर रहे हैं। ईमानदारी से थम्स अप करके बताना वो लोग जो ऐसा फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से मैंने बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 15% की ना वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट बढ़ा तो वृद्धि हुई है तो प्लस होगा, 20 में कितना 3, तो रेशियो हो जाएगा 20 से 23। फिर दूसरी बार कह रहा है 25% की कमी, यानी कि इस बार माइनस होगा, 4 में से 1 घट गया, कितना 3 हो जाएगा, गुणा करके आंसर निकाल दो कि भैया ये हो जाएगा 20 चौके 80 और 23 तिया 69। अब आप एक चीज देख पा रहे होगे कि सर जो हमारी वैल्यू है ना, जो वैल्यू है वो 80 से 69 हुई है, तो कम हुई है या बढ़ी है। अरे वाह, वेरी गुड, इतने सारे बच्चे, क्या बात है, मतलब जुनून लास्ट तक रहेगा ना। ये 90 दिन का मैंने आपसे टाइम मांगा है आपके सिलेबस का, तो 90 दिन तक ये जुनून रख लो। मैं कह रहा हूं एग्जाम तक आपके अंदर जो मैं मैथमेटिक्स डाउनलोड करने वाला हूं ना, आने वाले एग्जाम तक के टाइम में वो आपका जुनून खत्म नहीं होने देगा, बस 90 दिन तक आप रख लो। भाई 80 से 69 वैल्यू तो कम हुई है, कितनी कम हुई है सर, 11 कम हुई है, यानी कि जो कमी आई है वो 11 की कमी आई है। और अगर मुझे परसेंटेज में कमी निकालना है तो 11 बटे 80, ओरिजिनल को हमेशा नीचे रखना है, और गुणा 100। भाई 20 से जाएगा 20 चौके 80, और ये 20 से जाएगा 20 पंजे 100, 11 की 5 में गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 बटे 4%।
तो जरा बताना कितना जाएगा, 4 एकम 4, 1, 4 तिया 12, 13 पॉइंट कुछ, 13 पॉइंट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही आंसर है 13.75%। ऑप्शन पे नजर रहनी चाहिए, एक ऑप्शन पे एक नजर रहनी चाहिए। मैंने देखा यार ये 13 पॉइंट है, अब पॉइंट के बाद क्या आएगा मैं वो निकालूं, इससे बढ़िया है मैं ऑप्शन देख लूं कि 13 पॉइंट पर कौन सा आंसर जा रहा है। सर एक ही आ रहा है 13.75 की कमी, यही मेरा आंसर होगा, बाकी कोई तो 13 पॉइंट पर है ही नहीं, है ना भाई, सही बात है ना। वेरी गुड, चलो ये सवाल करो तो जल्दी से आंसर बताओ मुझे। बताओ भाई क्या होगा इसका जवाब। सवाल है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो बताओ शुद्ध परिवर्तन। मैंने 3% जोड़ दिए, अब आपको मजा आएगा, अब खुद से आप करोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई आपको वास्तव में मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन आप खुद से करने चाहिए सवालों को। ये 3 चीज आपको दे दी, तीनों के फ्रैक्शन, तीनों के भिन्न उंगलियों पर रटे होने चाहिए कि अगर 10% बोला है तो 1/10, अगर 20% बोला है तो 1/5, ये आपको पता होना चाहिए। अब 3 का है, 3 को रेशियो से करेंगे, मैं इसका कोई फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाऊंगा, वो हम चक्रवर्ती ब्याज में जब 3 बार दर लगेगी वहां सीखेंगे, यहां तो आपको सिंपल ये उससे करना है, रेशियो से। 10% का फ्रैक्शन बच्चे भिन्न कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/10 होता है, और दूसरा परसेंटेज भी 10 है तो उसका भी 1/10, फिर 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, ठीक है। अब उसने कहा कि यार पहली बार ना 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 10 से 11। दूसरी बार 10% की कमी, वृद्धि कहेगा तो ऊपर चलना है यानी कि बढ़ना है, तो प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जुड़ के 6 हो जाएगा, बस गुणा कर लो, 10 धाम 100, 100 पंजे 500, इधर गुणा करेंगे 11 नाम 99, और 99 की 6 में करेंगे तो 6 निम्मा 54, हासिल के 5, और 6 निम्मा 54 और 5 59। अब ये मिल गया 594। भाई मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को गुणा किया, 11 नाम 99, और फिर उसमें 6 की गुणा कर दी। अब मैं देख पा रहा हूं कि यार जो वैल्यू है ना वो 500 से बढ़ के 594 हो गई, तो ये तो वृद्धि हुई है भाई, ये तो बढ़ी है हमारी वैल्यू। और कितनी बढ़ी है, आप कहेंगे सर 94 की वृद्धि हुई है, कितने की, 94, 94 की वृद्धि। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 94 अपॉन ओरिजिनल को नीचे रखना है, 500 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 5 से जाएंगे 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठू 40, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन देखो, ये 15 पॉइंट है हटा दो, 20 पॉइंट है हटा दो, 21 पॉइंट है हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा 18.8%, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, इंक्रीज। ऑप्शन देखना आपको सिखा दूंगा मैं, लेकिन आपको वही फॉलो करना है जो मैं कह रहा हूं कि ये 18 बार जाएगा और दशमलव लग गया, दशमलव के बाद आगे सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देख लो, 3 ऑप्शन हट गए 18 पॉइंट पर, एक ही ऑप्शन है इंक्रीज का, क्योंकि वैल्यू 500 से 594 हुई है तो वृद्धि हुई है, तो वृद्धि यानी कि इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल दूं, करेंगे, रफ कॉपी भर जानी चाहिए जल्दी से। बताओ एसएससी जीडी 2023 का ही पूछा गया सवाल है, एसएससी जीडी 2023 का ही पूछा गया क्वेश्चन बच्चा, बताओ जल्दी से क्या होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जो मैं आपको करा रहा हूं, ये मान लो कि आपका एक नंबर या एक क्वेश्चन पक्का हो सकता है, परसेंटेज इतना बड़ा चैप्टर है उसके, इस टाइप से जो आज हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो सकता है। लगाइए जल्दी से, बताओ आंसर क्या होगा मुझे। क्या उत्तर होगा बच्चा, जल्दी से बताएंगे, मैं कमेंट थोड़ा सा आपके
यस, अब ठीक है भाई। 2023 के क्वेश्चन को उखाड़ के फेंक दो एक तरफ और कह दो 2024 या 2025 जीडी आ जा, हम इंतजार कर रहे हैं। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, हाँ वो भी हैं, डोंट वरी, सारे हैं, जनसंख्या से बड़ा प्यार है। कह रहे कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि हुई है। कह रहे कीमत की समतुल्य परिवर्तन यानी कि इक्विवेलेंट चेंज, यानी कि आपसे प्रभावी दर पूछ रहा है, इफेक्टिव रेट। इक्विवेलेंट चेंज वही होता है। तो 5% का जो भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है 5/100 यानी कि 1/20। 10% का आप भी जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, 1/10 होता है। और 20% का भी आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, 1/5 होता है। उसने कहा तीनों बार 5%, 10% और 20% तीनों बार वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है वैल्यू, यानी कि हमें बढ़ाना है। तो भैया पहला फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सॉरी रेशियो 20 में 1 बढ़ के 21 हो जाएगा। दूसरा रेशियो भी बढ़ेगा तो 10 में 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। और तीसरा रेशियो भी बढ़ेगा, 5 में 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। गुणा करके जल्दी से आंसर बता दो कितना बनेगा भाई। 20 धाम 200, 20 धाम 200 और 200 पंजे 1000, ये तो हो गया 1000। इन दोनों की गुणा कर लो पहले। 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आ गया। अब 6 की 231 में गुणा कर लो। 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। अब आप यहां एक चीज देख पा रहे हो कि यार जो वैल्यू है ना वो 1000 से बढ़ के 1386 हो गई। भाई वृद्धि हुई है कितने की भाई, इसमें से ये घटाओगे तो 386 की वृद्धि हुई है, 386 की वृद्धि। और अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो 386 बटा 1000 और गुणा 100 है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 386 बटा 10, 38.6। आप देखो 38 से थोड़ी सी ज्यादा कौन सी संख्या है, ये मत कहना कि सर ये तो हमें बटे में दिया हुआ है फ्रैक्शन में। आपने 386 बटे 10 को पॉइंट में क्यों लिखा, आपका समय बचाने के लिए। आप इसको 2 से काट सकते हो, 2 पंजे 10 और 2 से ऊपर काट सकते हो, फिर फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 2 स्टेप बढ़ जाएंगे आपके। लेकिन मैंने 386 बटे 10 को 38.6 कहा। मैंने कहा आपका जवाब 38 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये तो 34 सही 4/5 है, तो हो ही नहीं सकता मेरा आंसर। ये 32 सही 1/5 है, 3 किलोमीटर दूर फेंक के मारो इसे। तो 33 सही 3/5, इसे भी फेंक के मारो दूर। 38 सही 3/5, कितना प्यारा सा जवाब है, 38 सही 3/5 और मेरा आंसर 38.6 है। यही मेरा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब या तो आप खामा-खा का टाइम वेस्ट कर लेते अपना, इसको 2 से काट के फिर फ्रैक्शन भिन्न भिन्न वगैरह बनाते और जमा जमा कर अपना आंसर लिखते, या आपने 38.6 कहा और ऑप्शन नंबर सी तुरंत लगा दिया। नहीं तो आप कह सकते हो 386 बटे 10 को, भाई 386 बटा 10 है तो 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 से जाएगा आपका 193 बार, 5 तिया 15 हासिल का 4, 5 या 8 40 हासिल का 3, 38 सही 3/5 आ गया ना, 38 सही 3/5। ये हमने यहां पे आपको प्रूफ भी कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताओ भाई जल्दी से, बताओ 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 क्या जवाब होगा इसका। करेंगे इसे जरा। शुरू मजबूरी में किया था, मजा आ रहा है। अरे फिल्मी रुक जा, थम जा। एक संख्या को पहले 20% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। इस प्रकार जो संख्या हमें मिली है ना, इस प्रकार जो संख्या मिली है वो मूल संख्या से 12 कम है। पहले तो आप रेशियो बनाओ, पहले तो आप अनुपात बनाओ, रेशियो बनाओ, और फिर उसके बाद आकर मुझसे मिलना
कि सर रेशियो बना लिया, परसेंटेज मत निकालना, रेशियो बनाकर रुक जाना, फिर मिलना मुझसे आके, सर बना लिया, अब बताओ आगे क्या करना है। मैं पहुंच रहा हूं तब तक पीछे पीछे आपके। भैया 20% का फ्रैक्शन, 20% का जो भिन्न होता है कितना, 1/5। 10% का जो फ्रैक्शन होता है कितना, 1/10। ठीक है भाई, 1/10। अब उसने कहा पहले तो 20% घटाया गया, यानी कि इस बार हमें माइनस करना है, 5 में से 1 माइनस करना है 4। दूसरी बार वो 10% बढ़ा रहा है, इस बार प्लस करना है, 10 में 1 बढ़ा दो, कितना होगा, 11। भाई इनको गुणा करोगे 10 पंजे 50 और इधर गुणा करोगे 11 चौके 44। मैंने आपको एक बात बताई, जो इधर वाली संख्या होती है ये ओरिजिनल होती है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं मूल संख्या है। मूल मतलब होता है ओरिजिनल, इंग्लिश वाले बच्चे ओरिजिनल। और इधर वाली जो संख्या होती है वो न्यू, यानी कि वो नई संख्या होती है। अब आपसे बोला है कि इस प्रकार जो हमें प्राप्त संख्या है ना 44, जो हमें नई संख्या मिली है, वो हमारी मूल संख्या से 12 कम है। अब मेरी मूल संख्या तो 50 थी, नई संख्या 44 है। भैया कितनी कम है ये, आप कहेंगे सर रेशियो में तो 6 कम है। भाई ये मूल संख्या से जो मेरी नई संख्या है अनुपात में तो 6 कम है, लेकिन सवाल ने कहा भाई साहब 12 कम है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि 6 यूनिट का मान होगा 12। 6 कम को 12 कम के बराबर कर देंगे तो 6 यूनिट का मान 12, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12/6 यानी कि 2। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 आ गई, आपसे कह रहा है मूल संख्या क्या है, वो तो 50 यूनिट है, तो 50 गुणा 2। आप कहेंगे सर जो मूल संख्या है ना वो 100 है। एक वो नंबर जितनी ये भेंट होती है, 100 रुपए मिलती है, कभी दे के जाते हैं मामा, नहीं दे के जाते, इग्नोर ही करते हैं। और खुश नसीब होते हैं बेटा वो लोग, मामा जिनको भेंट दे के जाते हैं। हमें तो नहीं मिली आज तक। एसएससी जीडी 2023, बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा। सवाल है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष में से पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं। बचते हैं यानी कि जो हमारी अब नई धनराशि बची है ना वो 4335 है। वास्तविक मूल ज्ञात करो, जीडी 2023 का क्वेश्चन है। बताओ भाई, आते ही नहीं है मामा। क्या बात है। देखो 15% का फ्रैक्शन, 15% का भिन्न कितना होता है बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था 3/20, 15/100 यानी कि 3/20। दूसरा कह रहा है 25%। भाई 25% का जो फ्रैक्शन है वो होता है 1/4। कितना होता है 1/4, 1/4। अब कह रहा है कि पहले तो 15% घटाया, 15% घटाया यानी कि 20 में से 3 घटाना पड़ेगा तो 17 बचेगा। फिर 25% घटाया, इस बार भी घटाया है तो 4 में से 1 घटाया, 3 बचेगा। इधर गुणा करेंगे 20 चौके 80 और इधर गुणा करेंगे 17 तिया 51। ये तो मेरी मूल संख्या है ओरिजिनल, और ये मेरी नई संख्या है। आपसे कह रहा है कि पहले 15% घटाने पर और फिर 25% घटाने पर हमें 4335 रुपए बचते हैं। बचते हैं। इस बार वो ये नहीं कह रहा कि इतने की कमी हुई, अगर वो कमी कहता तो इन दोनों का अंतर मैं लेता, बड़े में से छोटा घटाता, लेकिन उसने कहा इन दोनों को घटाने पर 4335 रुपए बचते हैं, यानी कि 51 जी जो नई संख्या है ना इसकी वैल्यू हमको 4335 रुपए दे रखी है। तो बच्चा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4335/51। 1 यूनिट की वैल्यू बताना जरा कितनी होगी, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 6 और 3 9,
17 पंजे 85, 5 3 8, 17 पंजे 85, 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। तो बच्चा एक यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 85, एक यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 85 है तो आपसे वास्तविक मूल्य पूछा है, और वास्तविक मूल्य यानी कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। तो 80 गुणा 85, ये एक जीरो तो लास्ट में लिख दो, 8 की गुणा करो, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 8 अट्ठू 64, 64 और 4 68, यानी कि मेरा जो जवाब आ गया 6800 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये सवाल बताओ जल्दी से बच्चे, क्या होगा इसका जवाब? बताओ भाई जल्दी से, जवाब क्या होगा? सवाल है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है। वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो 25,000 रुपए है। मूल्य में पहले तो 20% की वृद्धि हुई और बाद में 20% कम हो गया। पहले तो 20% बढ़ा, फिर 20% कम हो गया। करे अब मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान का मतलब क्या है? आप वर्तमान मूल्य से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू? इसका मतलब है बच्चे कि 25,000 में अगर आप उसे पहले खरीद कर लाए थे ना, फिर आपने 20%, 25,000 उसकी ओरिजिनल कीमत है, मूल कीमत 25,000 है, फिर आपने 20% की वृद्धि की उसकी कीमत में, फिर आपने 20% कम किया, और ये दोनों होने के बाद जो उसकी अब कीमत बनी है, नई कीमत, उसको बोला है वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट कॉस्ट, नई कीमत को, है ना। ये 25,000 तो उसका ओरिजिनल मूल कीमत है। ये समझना भी जरूरी है हमको कि सर मूल कीमत कौन सी होती है और नई कीमत कौन सी होती है। ये उसकी मूल है जिसको खरीद कर लाया था। 2% चेंज किए और वर्तमान, अब 2% के बाद उसकी कीमत क्या होगी जरा देखते हैं। सबसे पहले 20%, फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। फिर हमें 20% उसका भी फ्रैक्शन 1/5 होता है। भाई सवाल में आपसे बोला गया है कि पहले तो 20% की वृद्धि की, वृद्धि का मतलब है 5 से रेशियो बढ़ाकर 6 कर दिया, फिर 20% की कमी कर दी, यानी कि इस बार 5 से 1 घटाकर 4 कर दिया। गुणा करना जरा, 5 पूरे 25 और 6 चौके 24, यानी कि ये तो उसकी मूल कीमत, ओरिजिनल कीमत है जिसमें वो खरीद कर लाया था, और ये उसकी नई कीमत है अब जो हो चुकी है। उसकी तो मूल कीमत दे रखी है 25,000, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 25 यूनिट की जो वैल्यू है वो 25,000 है। तो प्यारे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000 बटा 25, 25 से 25 गया, ये आ गया 1,000। तो नई कीमत कितनी है जो वो पूछ रहा है? वर्तमान कीमत 24 यूनिट, यानी कि 24 गुणा 1,000। आप कहेंगे सर नई कीमत है 24,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 24,000। अब तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन आपके लिए हो गए होंगे। ये करिए सवाल पहले, बताओ, करिए सवाल जरा। सवाल है, एक मोबाइल फोन 15,500 रुपए में खरीदा गया। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है, इतने में तो वो खरीदा गया है। कह इसके मूल्य में 20% प्रति वर्ष का मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास का मतलब होता है बच्चे कमी। क्या होता है? कमी। इंग्लिश में अगर कहें डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएट का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को कम करना, डेप्रीशिएशन बोलते हैं ना, डेप्रीशिएशन यानी कि कम करना। वो कह रहा है 20% की दर से हर साल उसका जो मूल्य है वो कम होता है। कह रहा है बताओ 2 साल के बाद इसका मूल्य कितना होगा? ये आप मुझे बताओगे इसका जवाब। मेरी बात सुनो, आप कोई मोबाइल फोन लेकर आए जिसकी कीमत 15,500 रुपए है। अब 1 साल बाद आप उसे किसी को बेचोगे,
क्या 15,500 में बेच दोगे किसी को? सच बताना, कोई ले लेगा 15,500 में? नहीं, कम में लेगा। भाई कोई भी चीज ऐसी, आप मशीन वगैरह खरीद कर लाते हो, गैजेट वगैरह लाते हो, लैपटॉप, टैबलेट, आपका मोबाइल फोन, कुछ भी XYZ ला रहे हो, कीमत तो घटती है हर साल, बढ़ती नहीं है। तो आप पता चला कि यार एक साल बाद इसकी कीमत 20% घट गई, जितने में मैं लाया था 20%, और हर साल 20% घट रही है। अगली साल की बात करूंगा फिर 20% घट जाएगी, फिर अगले साल की बात करूंगा फिर 20% घट जाएगी। तो कह रहा है बताओ 2 साल बाद कीमत क्या होगी? जितने वर्ष वो कहेगा ना, जितने वर्ष वो कहेगा। भाई यहां तो हमको साफ साफ दिया हुआ है कि 20% की जो कमी है ना बच्चे, वो प्रति वर्ष उसकी हो रही है, प्रति वर्ष, ईच ईयर, और उसने बोल दिया 2 साल। तो हमें ये 20% की कमी 2 बार करनी पड़ेगी। भाई 2 साल कह दिया ना, तो 20% की कमी 2 बार, जितने साल बोलेगा उतनी बार करनी है। 3 साल कहेगा तो 3 बार, 4 साल कहेगा तो 4 बार, है ना। 2 साल कहा तो 2 साल 2 बार कमी करनी है। फ्रैक्शन तो 1/5 होता है, ये तो दुनिया जानती है। तो पहली बार हमारा रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा? 5 में 1 कम कर दो 4 हो जाएगा। दूसरी बार भी हमारा रेशियो 5 में 1 कम कर दो 4 हो जाएगा। गुणा करना जरा 25 और गुणा करना जरा 100। ये उसकी मूल कीमत थी जितने पे वो खरीद कर लाया था, और ये उसकी 2 साल बाद कीमत बची है 16। 2 साल बाद कितनी कीमत बची है? 16। अब उसने कहा भैया 15,500 में तो खरीद कर लाया था, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15,500। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15,500 बटे 25। भाई 25 छिक्के 150, 5 25 दूनी 50, 0। 1 यूनिट का मान 620, तो 16 यूनिट का मान कितना होगा? 16 गुणा 620, तो 0, 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 छिक्कम 96, 96 और 3 99। आपका जवाब होगा सर 2 साल बाद जो उसकी कीमत बचेगी वो 9920 बचेगी। कितना? 9920। वेरी गुड। ये सवाल करिए। बताओ इसका जवाब क्या होगा? जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन है ना, वो उनको मैं अलग ही टाइप बनाऊंगा। आपका कल जो हम करेंगे वो जनसंख्या वाले ही क्वेश्चन करेंगे, एक टाइप में अलग, 5 से 6 क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के बनते हैं। इसके बाद मुझे एक टाइप के क्वेश्चन और कराने हैं आपको, आसान सा टाइप है। एक मकान का वर्तमान मूल्य 46,40,000 रुपए है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन भी मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन ही होता है बच्चे। अवमूल्यन भी क्या होता है? कमी होती है। अवमूल्यन भी कमी होती है। तो 3 साल के बाद मकान का मूल्य क्या हो जाएगा? बताओ भाई। आज अगर मकान की कीमत 46,40,000 रुपए है, और मैं ये जानता हूं कि हर साल 5% अवमूल्यन यानी कि डेप्रिसिएशन यानी कि कमी हो रही है, तो 3 साल के बाद कीमत क्या बचेगी? पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस बार यहां 5% और 3 साल बोल दिया बस, तो 3 बार हमको कमी करनी पड़ेगी। हम ये जानते हैं कि 5% का फ्रैक्शन भिन्न होता है बच्चा 5/100 यानी कि 1/20, और उसने 3 वर्ष बोला है। 3 वर्ष का मतलब क्या होगा कि हमको 3 बार, हमको क्या करना है? हमको 3 बार कमी करनी पड़ेगी। 3 बार कमी करनी पड़ेगी। पहली बार तो हो जाएगा 20 से 1 घटा दो 19, फिर दूसरी बार 20 में से 1 घटा दो 19, और फिर तीसरी बार 20 में से 1 घटा दो 19। ये हमको करना है भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां लिख दो, और 1 2 3, 3 0 यहां लिख दो। 20 गुणा 20 गुणा 20 कैसे किया मैंने? 2 2 2 को आपस में गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 0 ये लिख दिया। 19 को थोड़ा सा आपने देखना है भाई। 19 गुणा 19 ये होता है 361, 361। अब इस 19 की गुणा कर दो, 19 एकम 19, हासिल का 1, 19 छिक्के 114 और 1 115, हासिल के 11, 19 तिया 57, 57 और 11 68।
यस, यानी कि अगर ये मूल कीमत है, मूल कीमत अगर मकान की 8,000 है तो 3 साल बाद बचेगी 6859, 3 साल बाद। लेकिन हमें तो वर्तमान दे रखी है, ये रही भैया 46,40,000। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका मान होगा 464 और 4 जीरो, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 464 4 जीरो बटे 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 8 से जाएंगे 8 पंजे 40, 6 8 अट्ठू 64 और जीरो। एक यूनिट का मान आएगा 580। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 580। तो 68 की वैल्यू कितनी होगी 68 गुणा 580। ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है, भी करना पड़ेगा। इस जीरो को तो हटा दो, आप 6859 की 58 में गुणा करो, 6859 की 58 में 58 में, जीरो को लास्ट में हम लगा देंगे अपने आंसर में। 8 नाम 72 हासिल के साथ, 8 पंजे 40 और 7 47, 8 अट्ठू 64 और 64 और 4 68, 8 छिंग 48, 48 और 6 54, 5 नाम 45, 5 पूरे 25, 4 29, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 छंग 30 और 4 34, 2 7 5 12, 9 8 17 और 1 18, 4 2 6 और 1 7, 5 4 9 और 3 397822, 397822 और ये जीरो हमने यहां लिख दिया। ये रहा हमारा ऑप्शन। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे कि 8 नाम 72 2, लेकिन फिर दो ही ऑप्शन हट पाते, ये दो तब भी बच जाते। ये पॉइंट नहीं है बच्चे, कॉमा है, इनको कॉमा कर लेना, पॉइंट नहीं है ये, कॉमा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, आप देख लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन जिनमें बनती है, ठीक है भाई। चलो, इतनी बात यहां तक आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? तो चलिए बाकी खत्म कर देते हैं क्लास को, क्योंकि अगला टाइप अगर मैंने उठाया तो फिर उसमें 4-5 क्वेश्चन है, वो आज वैसे हो भी नहीं पाएंगे। कल मैं 2 टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आज ही सुन लो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। एक तो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कल हम करेंगे, जनसंख्या वृद्धि और कमी, और दूसरे हम क्वेश्चन करेंगे भिन्न वाले, कि किसी भिन्न के अंश में इतने % की वृद्धि कर दी, हर डिनोमिनेटर में इतने % की वृद्धि या कमी कर दी, तो नया फ्रैक्शन इतना हो जाएगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन तो है ही है, अगर ये हो गए तो फिर जो टाइम बचेगा उसमें हम कुछ नया देख लेंगे। ओके, तो ये पहला चैप्टर है परसेंटेज बचे, ये बड़ा चैप्टर है। देखो मैथ्स में ना कुछ बड़े चैप्टर हैं, मैथ्स में कुछ बड़े चैप्टर हैं जिनमें हमें क्लासेस ज्यादा लगेंगी। जैसे हमारा परसेंटेज हो गया, इसमें क्लासेस ज्यादा लगनी ही लगनी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें क्लासेस 8-9 क्लास लगती, नॉर्मली लगती ही लगती हैं। दूसरा हमारा जो इसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इसमें भी हमारी क्लासेस ज्यादा लगेंगी, ये भी बड़ा चैप्टर है। फिर एक और बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, ये भी एक चैप्टर है जिसमें हमें टाइम लगता है, समय लगता ही लगता है इसमें। बाकी इनके अलावा जो हमारे चैप्टर्स हैं सब में 3-4-5 क्लास मैक्सिमम बाकी सब में लगेगी। ये 3 चैप्टर हैं जिनमें हमें टाइम लगेगा अर्थमेटिक में। एडवांस तो छोड़ दो, एडवांस में तो मेंसुरेशन बड़ा है, उसमें भी टाइम लगता है, और नंबर सिस्टम भी बड़ा है, उसमें भी टाइम लगता है। तो चलिए बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। इसी एनर्जी के साथ जुड़े रहो, और अगर भागे तो उसमें आपका नुकसान है, दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं है जिसका नुकसान होगा, केवल और केवल आपका नुकसान है। अगर आप, ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ सर, मैं पढ़ाई करनी है, मुझे मेरे घर वालों की स्थिति बदलनी है, बस तो ये गरीब वर्ड है ना, चलो ठीक है, कोई गरीब नहीं होता वैसे। अगर आप 2 टाइम का खाना खा रहे हो ना टाइम से, तो आप गरीब नहीं हो। गरीब हुआ जिसको 3-3 दिन खाना नहीं मिलता, 5-5 दिन खाना नहीं मिलता, वो गरीब है। गरीब हुआ जिसके हाथ पैर नहीं होते, जो खुद खड़ा होकर कमा नहीं सकता, वो गरीब है। आप बैठकर फोन में पढ़ रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, भगवान ने आपको मौका दिया है ये वर्ड भुलाने के लिए। आज आपने कह दिया मैं गरीब हूं, लेकिन अगर आपके बच्चे कल को ये बोलेंगे ना कि हम गरीब हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना
कि मैं अपनी जवानी में कुछ कर नहीं पाया, आज मेरे बच्चे बोल रहे हैं हम गरीब हैं। इसमें बच्चों की गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी। तो आज समय है उस समय को बदलने के लिए कि आपका बच्चा ये ना बोले कल कि हम गरीब हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। तो इसे ऐसे हल्के में मत लेना बच्चे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।